नमस्कार। ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजया सती दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य के अंतर्गत विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज के भाषा और शिल्प पर विचार करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप हिंदी उपन्यास के शिल्प पर नौकर की कमीज उपन्यास के प्रभाव को समझ सकेंगे। नौकर की कमीज से हिंदी उपन्यास यात्रा में आए नए मोड़ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नौकर की कमीज उपन्यास से हिंदी उपन्यास के शिल्प में बदलाव को लेकर हिंदी आलोचना की प्रतिक्रिया भी जान सकेंगे और विनोद कुमार शुक्ल ने उपन्यास की भाषा में जो प्रयोग किए हैं इसकी जानकारी भी पा सकेंगे। साहित्य में कथ्य और शिल्प समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। कथ्य और शिल्प दो अलग अलग तत्व नहीं हैं, बल्कि इनकी पारस्परिक संबद्धता ही किसी भी रचना को मूल्यवान बनाती है। सहजता ही रचना का प्राण है और वह जितनी कथ्य में उतनी ही शिल्प में भी प्रतिफलित हो तो कृति विशिष्ट बनती है। कोई भी रचनाकार पात्रानुकूल और परिवेश के अनुकूल भाषा व शिल्प का चयन करता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हैं, जिनका रचना कर्म भाषा शिल्प की विशिष्टता के लिए भी प्रशंसनीय बना। इस पृष्ठभूमि में हम विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज की भाषा और शिल्प पर चर्चा करेंगे। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल का पहला उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1979 में हुआ। इसके पहले विनोद कुमार शुक्ल के कविता के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। नौकर की कमीज अपने प्रकाशन के तुरंत बाद ही चर्चा में आ गया। इस चर्चा का कारण इसके शिल्प की नवीनता है। यह उपन्यास कथा विन्यास के पारंपरिक स्थापत्य को तोड़ता है। यह उपन्यास घटनाओं पर कम उनके घटने के तरीके पर ज़्यादा जोर देता है। उपन्यास के मुख्य पात्र संतू बाबू की चिंता है। मेरी गैरहाजिरी में मेरा घर कैसा लगता होगा, यह मैं कभी नहीं देख सकता था। तो शरीर की आँखों से भले न देखा जा सकता हो, पर मन की आँखों से संतू बाबू अपनी अनुपस्थिति में भी अपना घर देख लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल ने हिंदी उपन्यास के शिल्प में इस उपन्यास के माध्यम से भाषा का नया रूप दिया है। यह भाषा सहज और सरल होते हुए भी वक्र लगती है। विनोद कुमार शुक्ल के समकालीनों की भाषा में एक खास तरह का आडंबर भरा हुआ है। साहित्यिक आंदोलनों और सामाजिक विमर्शों ने भाषा को जटिल बना दिया था और हमें इसकी इतनी आदत पड़ गई थी कि भाषा की सहजता ही हमें असहज लगने लगी थी। इसका एहसास विनोद कुमार शुक्ल को भी हुआ। नौकर की कमीज के संतू बाबू का समय ऐसा था जब आदमी के विचार तेजी से बदल रहे थे, लेकिन उतनी ही तेजी से रद्दीपन इकट्ठा हो रहा था। मुश्किल यह है कि रद्दीपन देर तक ताज़ा रहेगा, जबकि अच्छाई तुरंत सड़ जाती थी। विनोद कुमार शुक्ल साहित्य में भाषा और विचारों की अच्छाई को कुछ इस तरह बचाकर रख लेना चाहते हैं जैसे तेज हवा से दिए की लौ को बचाया जाए। और इसी क्रम में विनोद जी हिंदी उपन्यास के शिल्प में कुछ नया जोड़ देते हैं। उपन्यास की भाषा को नई भंगिमा देते हैं। इसी उपन्यास से एक उदाहरण देखें।
घर बाहर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना लौटने के लिए होता है। बाहर जाने के लिए दूसरों के घर होते हैं, दूसरे यानी परिचित या जिनसे काम हो। लौटने के लिए खुद का घर ज़रूरी होता है, चाहे किराए का एक कमरा हो या एक कमरे में कई किराएदार हों। इन सामान्य सी पंक्तियों के माध्यम से लेखक बहुत बड़ी बात कह देते हैं। नौकर की कमीज की भाषा समाज के सबसे नीचे तबके की जनता की संवेदना को बहुत ही संवेदनशील तरीके से व्यक्त करने वाली भाषा भी है। यह भाषा समाज में देखने सुनने को कम मिलेगी। और इसका कारण क्या है? इसका कारण आज के मशीनी युग में भाषा के स्वाभाविक रस का सूख जाना है। भाषा की ऊपरी परत सूख चुकी है, लेकिन थोड़ी सी जमीन खोदने पर ही भाषा का सरस स्तर हमें नजर आता है। इस भाषा को हम अपने बनावटीपन में भुला चुके हैं, इसलिए अब यह भाषा ही हमें बनावटी लगने लगी है। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल अपने समय के बड़े रचनाकार इसलिए माने जाते हैं कि इनके यहाँ पर्यावरण की संवेदना, पति पत्नी संबंध, घर, पड़ोस और मित्र बार बार आते हैं, और ये सब पूरी संवेदना के साथ भी आते हैं। यही कारण है कि पाठक इनके पात्रों से सहज ही जुड़ जाता है। साथ ही यह भी रेखांकित करने योग्य है कि विनोद जी के लेखन में आधुनिक बाजार और आधुनिक संचार लगभग अनुपस्थित है। विनोद जी के इस उपन्यास नौकर की कमीज की एक विशेषता यह भी है कि इसमें छोटे छोटे विचारों की भरमार है, और ये विचार महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि ये विचार समाज के प्रति विनोद कुमार शुक्ल के नज़रिए को दिखाते हैं। खुद उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल के ही शब्दों में, मैं कभी घोड़े पर नहीं बैठा परंतु विचारों का पुराना घुड़सवार था। तो विचारों की घुड़सवारी खतरनाक होती है, पर इसका एक आनंद भी है। विचारों की इस घुड़सवारी में भाषा को अनायास ही एक नई भंगिमा मिल जाती है। यहाँ गद्य व्याकरण के अनुशासन में कम और कविता के शासन में ज़्यादा दिखता है। और यह तो हम जानते ही हैं कि विनोद कुमार शुक्ल उपन्यासकार होने से पहले कवि भी रहे हैं। उन्हीं की रचना से एक और उदाहरण देखें। चंद्रमा आकाश से कहीं नहीं जा सकता, यदि वह नहीं दिखता तो बादलों में छुपा होगा, बाद में दिख जाएगा। चंद्रमा आकाश से खोकर आकाश में ही रहेगा, यदि वह नहीं दिखता तो उसके खोने की फिक्र मैं नहीं करूँगा। और वे यह भी कहते हैं कि मुझे चंद्रमा आकाश में गोल खिड़की की तरह लगता था, जिससे आकाश की आड़ में छिपी हुई दुनिया का उजाला आता था। सूर्य का भी यही हाल था, फर्क सिर्फ दिन और रात का था। ये पंक्तियाँ इसी उपन्यास से हैं। सूर्य और चंद्रमा के एक और रूप को भी इसी उपन्यास में दर्ज किया गया है। लेखक लिखते हैं, सूर्य कभी कभी हमारे लिए रोजी का दिन भी ले आता है और चंद्रमा कभी कभी नींद की रात। विनोद जी को फिक्र है कि कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम मिलने वाले काम के दिन और नींद की रात भी खो बैठेंगे। कभी कभी रोजी के दिन का मतलब वही समझ सकता है जिसे दिन भर कठिन परिश्रम के बाद पेट भरने के लिए रोटी मिलती है। पेट भरे होने पर ही नींद भी पास आती है। कहा भी गया है कि भूखे भजन न होए गोपाला। पेट खाली हो तो रात को चंद्रमा भी नींद नहीं दे पाता। इसी तरह संतू बाबू दुकानदार गुप्ता जी को बाजार का गणित समझाते हुए कहते हैं, छिटका धान बोने वाला
छोटा किसान या लापरवाह बड़ा किसान। कुएं, मोटर, पंप बड़े किसान के पास हैं। नहर के किनारे की जमीन भी उन्हीं की होगी। रोपा बोने का खतरा छोटा किसान नहीं उठाता, पर जिंदा रहने के लिए उसे छिटका धान बोने का खतरा तो उठाना ही पड़ता है। अब अगर गरीब किसान की फसल खराब हो गई तो वे बड़े किसान के यहाँ मजदूर हो जाते हैं। बड़े किसान उनसे बहुत सस्ते में काम लेते हैं। उन्हें पता है कि गरीब किसान के पास उनके खेत में काम करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इससे बड़े किसान की खेत की मजदूरी और अंततः धान की खेती की लागत कम हो जाती है। चूँकि अधिकतर गरीब किसानों की फसल खराब हो चुकी होती है, इसलिए बाजार में धान की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। अतः बड़े किसान का धान कई गुना मुनाफा पाता है। दूसरी तरफ कई छोटे छोटे व्यापारियों और दलालों के बीच से गुजरता धान जब चावल बनकर बाजार में वापस आता है तब काफ़ी महंगा हो गया होता है। और विडंबना देखिए कि ज़्यादातर खरीदार वही छिटका बोने वाले किसान और मजदूर होते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण लेखक की भाषिक क्षमता के गंभीर उदाहरण हैं। भाषा में नई उपमाओं का प्रयोग करते हुए विनोद कुमार शुक्ल ने उपन्यास में लिखा, पत्नी का रिश्ता फूल को तोड़कर अपने पास रख लेने का था। पेड़ में खिले फूल जैसा रिश्ता नहीं दिखता था। यदि फूल पास में रखे रखे मुरझा जाए तो पौधे में भी फूल मुरझा जाता है। यह तर्क तैयार रहता था। एक अन्य प्रयोग भी देख सकते हैं। साहब की ऊंचाई की तरफ सड़क में एक कदम रखकर महंगू गले तक धंस गया था, 2 कदम रखकर मैं धंस गया था। ऐसी स्थिति का खात्मा करने के लिए मुझे आदिम युग से पत्थर के हथियार ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। इसी सभ्यता से मुझे हथियार ढूंढना था। यह हथियार स्वाभिमान, सम्मान, परोपकार, ईमानदारी और साहस से मिलेगा। यह हथियार आपसी एकता और सबकी भलाई के भाव से मिलेगा। निम्न वर्ग की आपसी एकता ही यह हथियार मुहैया करवाएगी या करवा सकती है। नौकर की कमीज उपन्यास में ऐसे ही तमाम उदाहरण मिलेंगे। एक और उदाहरण भी हम देखें। बकौल संतू बाबू, सोचने में मैंने घर में 2 ताले लगे हुए देखे। पीछे के दरवाजे में पत्नी का ताला है, जिसकी दोनों चाबी पत्नी के पास रहेंगी। मुझे उस चाबी से कोई मतलब नहीं है। सामने के दरवाजे में मेरा ताला है, जिसकी चाबी केवल मेरे पास रहेगी और उससे पत्नी का कोई मतलब नहीं होगा। और इसी तरह से लिखा, हम दोनों एक ही वजन इस तरह ढो रहे थे जैसे 2 अलग अलग वजन हों। जो कुछ मैं उसके भविष्य के लिए कर रहा था वही वह मेरे भविष्य के लिए कर रही थी। तो इन साधारण काव्य पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल भाषा में विचारों को भली भांति गूंथ कर पेश करते हैं, लेकिन उनके विचार किसी पैबंद की तरह नहीं होते। वे उन्हें कथा में इस तरह पिरोते हैं कि पाठक उन विचारों को सहज ही समझ सकें। यह उदाहरण भी देखें जो उपन्यास के एक अध्याय का उपशीर्षक भी है। वे कहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए घर की सिटकनी लगा ली, दुनिया की सुरक्षा के लिए किस जगह सिटकनी लगेगी? घड़ी देखना समय देखना नहीं होता। नौकर की कमीज उपन्यास की भाषा में व्यंग्य और विनोद का पुट भी बहुत है। जैसे संतू बाबू के लिए नौकरी का मतलब था एक शेर की देखरेख की नौकरी। शेर की देखरेख में शेर का भोजन बन जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। शेर भूखा रह जाए तो मालिक की झिड़की का डर बना रहता है। ऐसे में मालिक के डर से शेर का भोजन बन जाना ज़्यादा सरल लगता है संतू बाबू को।
संतू बाबू जब अपनी पत्नी से मजाक करते हैं तब उनकी पत्नी कहती है, मुझ में बहुत हिम्मत थी, अभी भी हिम्मत है, मुझे डर लगता यदि हिम्मत दिखाई तो साथ छोड़ दोगे और मुझे दोष दोगे। तो यह भाषा की क्षमता है जिसमें कमज़ोर समझे जाने वाली स्त्री द्वारा पुरुष को खुली चुनौती दी गई है। अब उनकी भाषा का एक और उदाहरण देखें। घर का वातावरण जितना खराब हो उतना दफ्तर का काम और दफ्तर की जिम्मेदारी बढ़ा लेनी चाहिए। संतू बाबू सोचते हैं कि बापपन मुझ में ताकत पैदा करेगा। फिर संतू बाबू का ही एक और कथन है, मैंने उनसे यानी अपने बड़े भाई से शादी से मना किया था। तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारी नौकरी लग गई है, शादी करना अब जरूरी हो गया है। शादीशुदा आदमी नौकरी के प्रति ईमानदार होता है, बच्चे होने के बाद वह और भी ईमानदार हो जाता है। नौकरी और शादी को लेकर निम्न मध्य वर्ग की यह बहुत ही प्रचलित आम धारणा है, जिसे विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी सुंदर भाषा शिल्प के माध्यम से दिखाया है। आज के समय में अच्छी चीज़ें महंगी होती थी और शुद्ध होकर और महंगी, यह भी वे इसी उपन्यास में लिखते हैं। संतू बाबू किराए के मकान से दुनिया देखते हैं। जब किराए का मकान 1 या 2 कमरे वाला हो तब खिड़की दरवाजे खोल देने पर घर बिल्कुल नंगा हो जाता है। नौकर की कमीज का शिल्प अपने भाषा प्रयोग के कारण नया लगता है। भाषा प्रयोग के साथ ही इस उपन्यास में उपशीर्षकों का उपन्यासकार ने बहुत ही सार्थक उपयोग किया है। हिंदी उपन्यास में उपशीर्षकों का इतना सार्थक प्रयोग संभवतः नौकर की कमीज में ही पहली बार देखने को मिलता है। उपन्यास का पहला उपशीर्षक है, कितना सुख था कि हर बार घर लौटकर आने के लिए मैं बार बार घर से बाहर निकलूंगा। दुनियादारी के दुखों में जो सुख है उसकी तलाश में उपन्यास शुरू होता है और ख़त्म इस आशय से होता है कि कितना सुख था। यह उपन्यास का अंतिम उपशीर्षक है। जीवन संघर्ष के बीच सुख के इन छोटे छोटे पलों को देखकर ही आलोचक गोपाल राय ने तल्ख टिप्पणी की है। गरीबी में छिपी खुशी को दिखाती भाषा को देखते ही गोपाल राय को कलावाद और शब्दों की बाजीगरी नजर आने लगती है। विनोद कुमार शुक्ल लिखते हैं, आँखों से जो कुछ देखा जाता है उसके साथ साथ दुनिया का काम अनुभव से चलता है, अनुभव से ज़्यादा अंदाज से, जिसमें गलतियाँ ही गलतियाँ होती हैं। फिर वे आगे कहते हैं, अंदाज से नहीं, होशियारी और चालाकी से भी दुनिया चलती है, जिसमें गलतियों की संभावना कम होती है और इसमें खुद का नुकसान कम, दूसरों का नुकसान अधिक होता है। संतू बाबू जैसे लोगों की सारी तकलीफ उन लोगों की होशियारी और चालाकी के कारण थी जो बहुत मज़े में थे। भाषा के ये उदाहरण उपन्यास की शिल्प संरचना की समृद्धि में बड़ा भारी योग देते हैं। मैला आंचल और राग दरबारी के बाद हिंदी उपन्यास के शिल्प में कोई भारी बदलाव नहीं दिखता। कुछ लोगों की दृष्टि में उपन्यास के शिल्प में तोड़फोड़ का यह मतलब होता है कि लेखक पथभ्रष्ट हो चुका है। शायद इसीलिए लंबे समय तक हिंदी उपन्यास के बंधे बंधाए शिल्प से किसी लेखक ने छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। इसकी एक वजह शायद यह भी रही है कि अधिकतर लेखक किसी न किसी खेमे से बंधे हुए थे। उन्हें हिंदी उपन्यास के शिल्प से अधिक अपने खेमे की फिक्र थी। हिंदी उपन्यास के सौभाग्य से विनोद कुमार शुक्ल किसी खास विचारधारा या खेमे की चार दीवारी से घिरे हुए नहीं हैं। साथ ही वे किसी बड़े देशी या विदेशी
उपन्यासकार या कहानीकार के प्रभाव से भी मुक्त हैं। इसीलिए जब वे उपन्यास लिखने बैठे तब उनके सामने उपन्यास का कोई आदर्श ढांचा मौजूद नहीं था। एक तरह से विनोद कुमार शुक्ल की यह कमजोरी उनके उपन्यास लेखन के लिए वरदान सिद्ध हुई। इसी क्रम में हम देखते हैं कि नौकर की कमीज उपन्यास के शिल्प की एक और विशेषता है कि इसमें कथा के भीतर कई छोटी छोटी उपकथाएं भी हैं। यहाँ कुछ लोक कथाओं का नए अर्थों में इस्तेमाल हुआ है। उदाहरण के लिए माली और सोने के तोते की कथा। बगीचे पर कड़ा पहरा होने के बावजूद सोने का एक तोता रात को असली तोता बनकर बगीचे का सारा फल खा जाता है। सुबह वह फिर सोने का तोता बन जाता है। विनोद जी ने सोने के तोते को मिट्टी का तोता बना दिया है। मिट्टी का तोता खुद फल नहीं खाता, बल्कि उसकी इच्छा है कि बगीचे में दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले माली को भी बगीचे के फलों का स्वाद पता चले। इसलिए वह रात में फल तोड़कर सोते हुए माली के सिरहाने रख जाता है। इस डर से कि कहीं मैं ही चोर ना समझा जाऊं, माली फलों को खाता जाता है, पर डर के मारे वह उन फलों का स्वाद नहीं जान पाता। अंततः तोते की सलाह पर माली एक दिन फलों को स्वाद लेकर खाता है। उस दिन उसे पहली बार पता चलता है कि उसके उगाए हुए फल कितने स्वादिष्ट होते हैं। दरअसल वह तोता उस माली के भीतर की दबी इच्छा का प्रतीक है। वह मेहनतकश वर्ग की दबी इच्छाओं का भी प्रतीक है। इस तरह एक साधारण सी लोक कथा में विनोद जी ने बड़ा अर्थ भरा है। यह पुरानी कथा का पुनर्नवा होना है। विनोद कुमार शुक्ल के औपन्यासिक शिल्प पर गोपाल राय ने यह प्रतिक्रिया दी है। पूंजीवादी और अब बहुराष्ट्रीय बाजारवादी अर्थव्यवस्था साहित्य की निरर्थकता को प्रमाणित करने के लिए संचार माध्यमों का बहुत जोर शोर से प्रयोग कर रही है। अनेक लेखक और आलोचक इस साजिश के जाने अनजाने शिकार हो चुके हैं। ये लेखक यह सिद्ध करने पर तुले हुए हैं कि साहित्य शब्दों के खिलवाड़ से अधिक कुछ नहीं। मानवीय ज्ञान और संवेदना से उसका कुछ लेना देना नहीं है। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के इन्हीं रचनाकारों में से एक हैं। नौकर की कमीज उपन्यास में मानवीय संवेदना का सूक्ष्म वर्णन भी किया गया है। संतू बाबू न सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, वरन अपनी माँ, भाई, भाभी से भी स्नेह करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, शहर में रहने के बावजूद उनकी सहानुभूति गरीब छोटे किसानों के साथ भी है। छोटे किसानों का किस तरह शोषण हो रहा है या होता है, नौकर की कमीज उपन्यास में विनोद कुमार शुक्ल ने इसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। अंततः निष्कर्ष रूप में नौकर की कमीज उपन्यास के शिल्प पर हम अशोक वाजपेयी की यह टिप्पणी उद्धृत कर सकते हैं। विनोद जी ने अल्पलक्षित जीवन की सारी करुणा और विडंबना एक अनोखे औपन्यासिक शिल्प में पूरे संयम के साथ बिना किसी नाटकीयता के विन्यस्त की थी। बिना किसी अतिरिक्त भावुकता या लालित्य के यह एक कवि का पहला उपन्यास था। उसका बिल्कुल सपाट और निरलंकार नाम नौकर की कमीज ही उपयुक्त है। वाजपेयी जी की बात एकदम सही है। नौकर की कमीज ने हिंदी उपन्यास में भाषा और शिल्प की चली आ रही जड़ता को तोड़ दिया। यह विनोद कुमार शुक्ल की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का ही कमाल है कि पूरे उपन्यास को पढ़ने के बाद जिंदगी के अनगिनत मार्मिक तथ्य दिमाग में तारीखवार दर्ज होते चले जाते हैं। उनके छोटे छोटे वाक्यों में अनुभव और यथार्थ का पैनापन है, जिसकी मारक शक्ति केवल तिलमिलाहट ही पैदा नहीं करती, बल्कि बहुत अंदर तक भेदती चली जाती है।
आज की ब्यूरोक्रेसी और एहसान फरामोश आज की ब्यूरोक्रेसी और एहसान फरामोश लोगों पर यह उपन्यास सीधा प्रहार ही नहीं करता, बल्कि छोटे छोटे वाक्यों के सहारे व्यंग्यात्मक शैली में एक माहौल भी तैयार करता चलता है। नौकर की कमीज उपन्यास के चर्चा में आने की बड़ी वजह इसकी भाषा और शिल्प हैं। विनोद कुमार शुक्ल मूलतः कवि हैं। उपन्यास क्षेत्र में आने पर भी वह अपने कवि हृदय को सोने नहीं देते, बल्कि उसे और सरस बनाते हैं। यह सरसता नौकर की कमीज के भाषा शिल्प में देखी जा सकती है। नौकर की कमीज उपन्यास की भाषा और शिल्प से असहमत होने वाले आलोचक भी इस उपन्यास के महत्व को स्वीकार करने के लिए विवश हैं। इसी से हम नौकर की कमीज उपन्यास की भाषा और शिल्प के महत्व को समझ सकते हैं। धन्यवाद।